यह 335 ईसा पूर्व वर्ष था जब सिकंदर अपने पिता की हत्या के बाद राजा बना। फिलिप ने पहले ही अपनी विस्तारवादी नीति की नींव रख दी थी। कुछ वर्षों के अंतराल में सिकंदर फारसियों के साथ कई युद्ध करता है और फारस पर अधिकार कर लेता है और फिर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक्षशिला पहुंच जाता है। दूसरी ओर विष्णुगुप्त चाणक्य को पहले से ही सिकंदर और उसके इरादों के बारे में खबर थी, क्योंकि तक्षशिला न केवल शिक्षा केंद्र बल्कि प्रमुख व्यापारिक शहर था। विवरण में जाने से पहले हमें विष्णुगुप्त को समझना होगा, क्योंकि वह मौर्य साम्राज्य के गठन में शामिल मुख्य व्यक्ति थे। विष्णुगुप्त का जन्म लगभग 376 ईसा पूर्व में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जन्म ज़्यादातर विवादित है। अब स्पष्ट होने के लिए उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण का अर्थ है कि उनका जन्म अधिक शिक्षित परिवार में हुआ था। जब हम प्राचीन आकृति की तुलना आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैन, बौद्ध या यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी उस समय एक धर्म नहीं थे। सत्य की ओर जाने के लिए वह बस अलग अलग मार्ग थे। इसीलिए जब हम इसे धर्म मानते हैं तो हमें अधिक सावधान रहना होगा। जैन सूत्रों के अनुसार विष्णुगुप्त का जन्म दक्षिण के किसी गांव चाणक में जैन श्रावक चाणिन और चनेश्वरी के घर हुआ था। हालांकि बौद्ध सूत्रों के अनुसार उनका जन्म तक्षशिला में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब विष्णुगुप्त का जन्म हुआ तो उनके पूरे दांत थे। भिक्षुओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह तो वे राजा बनेंगे या सिंहासन के पीछे की शक्ति। दुनिया भर में इस तरह की पौराणिक किंवदंतियों को इतिहास में महान शख्सियतों के साथ जोड़ना भी आम बात है, जिन्हें बाद में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया था। चाणक्य के पिता नहीं चाहते थे कि वह राजा या किंग मेकर बने, इसीलिए उन्होंने विष्णुगुप्त के कुछ दांत तोड़ दिए ताकि उनका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो जाए। विष्णुगुप्त बड़े होकर शिक्षित या ब्राह्मण बन जाते हैं। वह तक्षशिला के प्रधान शिक्षक या आचार्य बनते हैं। साथ ही वह एक आमिर ब्राह्मण महिला से शादी भी करते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार विष्णुगुप्त को एक गरीब बदसूरत आदमी कहकर ताना देते थे। वह ग्रीक और पर्शियन सहित कई भाषाओं को जानते थे। उन्हें दर्शन, राजनीति, सैन्य कला, कीमिया, वैदिक साहित्य, चिकित्सा, ज्योतिष और जादू में दिलचस्प ज्ञान के लिए जाना जाता था। विष्णुगुप्त की कभी कभी उनकी क्रूरता और छल के लिए निंदा भी की जाती थी, क्योंकि वह अपने जासूसों सहित किसी भी विद्या का उपयोग करके राजनीतिक हत्याओं में विश्वास रखते थे। विषकन्या बचपन से ही महिला प्रशिक्षित हत्यारन थी। उन्हें अपने दैनिक आहार में कुछ मात्रा में जहर दिया जाता था। इस प्रक्रिया में कई युवा लड़कियों की मौत भी हो जाती थी, जबकि कुछ बच जाती थी। एक बार जब वह एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाती थी तो वह जहरीले सांपों को अपनी जीभ पर काटने की अनुमति देती थी। अगर वह किसी को काट ले या चूम ले तो वह व्यक्ति तुरंत ही मर जाता था। इन विषकन्याओं का उपयोग राजाओं और उनके राजकुमारों की परिष्कृत हत्याओं के लिए किया जाता था। विष्णुगुप्त कई लड़कियों को विषकन्या बनने के लिए तैयार करते थे ताकि वह भविष्य में उनके उपयोग में आ सके। उन्होंने जासूसी समूह में भारी निवेश किया था, लेकिन ज़्यादातर उनकी प्रशंसा उनके अद्भुत राजनीतिक ज्ञान और दूरदर्शी के लिए किया जाता था। विष्णुगुप्त ने भले ही अम्बीराज को खतरे की व्याख्या करने की कोशिश की हो, लेकिन अम्बी आत्मसमर्पण कर देता है और तक्षशिला पर सिकंदर के अधिकार को स्वीकार करता है। इसलिए इस घटना ने विष्णुगुप्त को मगध के राजा धनानंद से मिलने के लिए प्रेरित किया। वह पहले से ही धनानंद के बारे में जानते थे, क्योंकि वह क्रूर और भयानक राजा था, लेकिन अपने देश को विदेशियों से बचाने के लिए वह अभी भी धनानंद से मिलने जाते हैं। दूसरी ओर पुरुषोत्तम ने कुछ समय के लिए युद्ध के जरिए सिकंदर को रोक के रखा। यह सिकंदर के लिए सबसे महंगी लड़ाई थी, लेकिन अंत में झेलम नदी की लड़ाई में पुरुषोत्तम की हार हुई, क्योंकि किसी भी राजा ने उसकी मदद नहीं की। दूसरी ओर ऐसे भी विचार हैं जो बताते हैं कि सिकंदर हार गया था
और धनानंद की विशाल सेना की जानकारी के कारण उसकी सेना ने उसके विरोध किया और सिकंदर को मजबूर होकर जाना पड़ा। अब विष्णुगुप्त एक अवसर देखते हैं और 2 उद्देश्यों के साथ पाटलिपुत्र जाते हैं। पहला, शक्तिशाली धनानंद से गंधार और पौरव यूनानियों को मुक्त करने का आग्रह करना, और दूसरा, कुछ धन की सहायता मांगने। जब वे भिक्षा समारोह के दरबार में उपस्थित होते हैं तो धनानंद को विष्णुगुप्त का बदसूरत रूप अच्छा नहीं लगता और वह उन्हें महल छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन विष्णुगुप्त अभी भी उसे यूनानियों के खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिस पर क्रोधित धनानंद अहंकार में आकर उनका अपमान करता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो विष्णुगुप्त को गिरफ्तार कर लें। अपमानित विष्णुगुप्त संकल्प लेते हैं कि वो धनानंद को नष्ट कर देंगे। विष्णुगुप्त महल में छिपते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वह धनानंद के कई बेटों में से एक बेटे से मिलते हैं जिसका नाम पबत है और उसे राज्य के लिए लालच देते हैं, और बदले में युवा पबत अपनी हस्ताक्षर की हुई अंगूठी विष्णुगुप्त को देता है। विष्णुगुप्त महल से भाग निकले। वह पबत का उपयोग करके बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी वह पबत के विफल होने की स्थिति में एक विकल्प की कामना करते हैं। वह दूसरे युवक की तलाश में भटकते रहते हैं। रास्ते में वह धनानंद के दरबारियों में से एक शक्तार को मिलते हैं जो धनानंद के प्रति द्वेष रखता है, क्योंकि वह एक बार धनानंद के खिलाफ संदिग्ध साजिश के कारण जेल गया था। वह बदला लेने के लिए विष्णुगुप्त का उपयोग करने पर विचार करता है, इसीलिए वह खजाना उत्पन्न करने की सलाह देता है ताकि वह सेना की व्यवस्था करे। एक बार विंझा जंगल के पास रास्ते में उन्हें ग्वालों के बच्चों का समूह राजाओं का खेल खेलते हुए मिला। विष्णुगुप्त उनके खेल को जानने की कोशिश करते हैं और इस युवा से भिक्षा मांगते हैं ताकि वह उसकी परीक्षा ले सकें। बदले में वह लड़का विष्णुगुप्त को गाय उपहार देने का आदेश देता है, क्योंकि कोई भी उसके अधिकार को चुनौती नहीं देगा। विष्णुगुप्त उस लड़के से बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार उन्हें वह लड़का मिला जिनकी उनको तलाश थी। अगले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे, कैसे वह राजा बने और कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की।